जय चोरमोरे साहब है, रोहित चंद्रावकर साहब हैं। चोरमोरे सर, क्या आपको क्या समझ में आ रहा है, ये चल क्या रहा है? मतलब वहीं से होगी या फिर आप तो यहाँ आएंगे, या तो आप स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को या गवर्नर को कहिए कि सेशन बुलाए, या पार्टी तोड़ने के लिए, अलग पार्टी बनाने के लिए आपको इलेक्शन कमीशन जाना होगा? जाना तो पड़ेगा, गुवाहाटी से बैठ के तो होगा नहीं। बाबा, ये सही है कि गुवाहाटी में बैठकर ये लड़ाई नहीं हो सकती। इस लड़ाई के लिए फाइनली सभी को फ्लोर पर आना चाहिए, आना पड़ेगा, विधानसभा में आना पड़ेगा, यही तो अंतिम रहेगा। मगर शिवसेना की तरफ से जो कुछ विधायकों को अपात्र बनाने के लिए, कुछ डिस्क्वालीफाई बनाने के लिए कोशिशें चल रही, मुझे लगता है ये मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की कोशिशें चल रही है, उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं। क्योंकि आंकड़े एकनाथ शिंदे के पास अभी दिख रहे हैं और शिवसेना के और उद्धव ठाकरे की उम्मीदें इसी पर टिकी है शायद कि जब विधायक मुंबई वापस आएंगे तो उसमें से कुछ विधायक बिना मर्जी के उधर रहे हुए वो शिवसेना के खेमे में वापस आ सकते हैं। और अगर वो आंकड़ा एकनाथ शिंदे के खेमे का आंकड़ा 37 के नीचे गया तो शिवसेना के बहुत सारे संकट हल हो सकते हैं। क्योंकि अब शिवसेना के सामने सरकार बचाने की कवायद नहीं है, मगर शिवसेना बचाने के लिए उनका शिवसेना बचाने का संकट शिवसेना के सामने बहुत गंभीर है और उसके लिए शिवसेना की तरफ से सारी कोशिशें चल रही है। सरकार तो अभी गई है, सरकार के बचने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, अगर ये कोई कानूनी लड़ाई में कुछ भी हो। मगर अब शिवसेना के लिए अहम बात यह है कि शिवसेना बचे। एकनाथ शिंदे का खेमे के जो एमएलए है वो डिस्क्वालीफाई रहे, 37 से 36 से कम अगर उनके समर्थक रहेंगे तो डिस्क्वालीफाई रह जाएंगे और उसके आगे सरकार गिर जाएगी। तो मगर शिवसेना के सामने जो बहुत बड़ा संकट दिख रहा है, 56 साल की उनकी जो प्रवास है उसमें से सबसे बड़ा संकट उनके सामने उभरा है और इस संकट से बाहर निकलने के लिए उन्हें एकनाथ शिंदे के खेमे को कानून के तहत डिस्क्वालीफाई करना उनकी प्रायोरिटी रहेगी। जरूर। अब रोहित चंद्रावकर साहब, क्या शिवसेना बच पाएगी? जो पार्टी जो है, लेजिस्लेटिव पार्टी तो गई ही, क्या जो है वो शेर भी बच पाएगा या नहीं? हाँ, यही तो अहम सवाल है। और अभी जो कहा जा रहा था, विजय जी जो कह रहे थे, मुझे लगता है वही होने वाला है कि ये कानूनी तौर पर शरद पवार जैसे एक्सपीरियंस्ड नेता है, तो वो उनके डेप्यूटी स्पीकर हाउस में है और वो अभी एक एक कदम इस तरह से उठाएंगे कि एमएलए को डिस्क्वालीफाई करते करते जाएंगे और ये दिखाएंगे कि हाउस में ये एमएलए लेजिटिमेट ही नहीं है तो इनकी मेजॉरिटी नहीं बन सकती। इस तरह से वो चल रहा है, मुझे लगता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि दिल्ली से बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थन जाहिर है कि एकनाथ शिंदे को है। उसको वो खुलेआम पे बता तो नहीं रहे अभी, लेकिन सबको मालूम है कि वो समर्थन है। तो राजभवन की तरफ से जो भी पहल की जाएगी वो एकनाथ शिंदे के फेवर में या उनके पल्ले में होगी। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इसका नतीजा, अगर महाराष्ट्र में एक रास्ते पे, सड़क पे आंदोलन जिस तरह से संजय राउत बोल रहे हैं वो दिखाई देने लगा और एकनाथ शिंदे की सेना और शिवसेना उद्धव ठाकरे की इनमें अगर क्लैशेस बढ़ते जाना शुरू हो गया तो फिर इसको प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति राजवट जो होती है जिसको बोलते हैं, उस तरफ ले जाने के भी पहल बीजेपी और दिल्ली की तरफ से हो सकती है। तो ये अलग अलग चीजें हैं इसमें। मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन बहुत वेट एंड वॉच चलेगा, उसके बाद में अचानक से एक्शन बढ़ जाएगा पहले हाउस में, और हाउस में जो भी होगा वो अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, कुछ होते हैं, तो रास्ते पे लड़ाई पे वो आ जाएगा। और अल्टीमेटली तो राजभवन से रिकमेंडेशन जा सकता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाई जाए, तो वो भी मौका वो छोड़ेंगे नहीं। तो ये लड़ाई चलने वाली है बाबा, कुछ दिनों तक बहुत एक्शन रहेगा इसमें। और सड़क पे, सदन में, सब जगह ये दिखाई देगा, मीडिया में भी चलेगा और परसेप्शन क्रिएशन का एक बहुत बड़ा ड्रामा दोनों साइड से किया जाएगा। उद्धव ठाकरे अभी बहुत ही डिप्रेस्ड लग रहे हैं, एग्रेसिव नहीं लग रहे हैं। पता नहीं कि उनका स्टैंड क्या होगा। वो एक थोड़ा सा, मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं छोड़ दूंगा, इस तरफ की लैंग्वेज बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है उनके पीछे शरद पवार है जो कि उनको मेरा अगला सवाल यही है आप दोनों से। चोरमोरे साहब, शरद पवार कल आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं कि बागियों को सजा मिलेगी, आप आइए, सदन में आइए। वही भाषा सुबह जो है संजय राउत बोलने की कोशिश करते हैं। क्या चल रहा होगा शरद पवार के दिमाग में? क्योंकि हमारा, आप जानते हैं, जितना जमीन के ऊपर है उतना जमीन के नीचे भी है।
बाबा ये आज तक जब का अनुभव देखे महाराष्ट्र में, पार्टी में फूट पड़ने के बाद जब कुछ सारे सदन में आते हैं तो उनमें से कुछ लोग वापस आते हैं। पहले नारायण राणे ने जब शिवसेना में कांग्रेस में कुछ फूट डालने की कोशिश की थी, कांग्रेस के कुछ विधायक को अगवा करके ले गए थे। उसमें से कुछ विधायक जब हाउस में लौटे तो हाउस में उनका खेमा छोड़ के दौड़ते दौड़ते कांग्रेस के खेमे में आ गए थे। जब अजीत पवार का भले सुबह जब शपथ विधि हुआ था उस वक्त भी जो विधायक अजीत पवार के साथ थे वो दोपहर तक शरद पवार के खेमे में लौट आए थे। इसीलिए शिवसेना की सारी उम्मीदें इसी पर टिकी हुई कि मुंबई वापस आ जाओ। शरद पवार यही कह रहे हैं कि मुंबई आने के बाद चित्र बदल जाएगा, क्योंकि एक आज तक का जो देश का या महाराष्ट्र का किसी का भी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी जाए तो इसका अंतिम फैसला सदन में ही होता है। जी सही कहा। मुझे नहीं लगता राजभवन इसमें कहीं रोल ले गया। राजभवन यही कह सकता है उद्धव ठाकरे को कि आप बहुमत विश्वास मत राजभवन में आप परेड करा सकते हैं, जो हमने पहले भी देखा कि राजभवन में, राष्ट्रपति भवन में परेड हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी धरना पे बैठ गए थे, लालू यादव अपने विधायक लेकर राष्ट्रपति भवन आ गए थे। आप दोनों बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर लौटते हैं। ठाकरे हैं जो कि मातोश्री से निकले हैं। अब शिवसेना भवन वहां की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे जो है, ये तस्वीरें हैं। तो 4 और विधायकों के खिलाफ अर्जी दी है शिवसेना ने। अब जो है ये मामला जो है पूरी तरह से जो है कानूनी दांवपेच, या कहें तो डिप्टी स्पीकर के पास है। स्पीकर है नहीं वहाँ, डिप्टी स्पीकर जो है एनसीपी से आते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चोरमोरे साहब, आप अब जो ये सवाल मेरा यही है आप दोनों से, क्या जो शिवसेना में आदित्य ठाकरे की जो प्रगति हुई, जो पदोन्नति हुई, पहली बार विधानसभा का चुनाव भी लड़े, वो बात बड़े कुछ नेताओं को या बहुत सारे नेताओं को अच्छी नहीं लगी? मुझे नहीं लगता आदित्य ठाकरे के बारे में और आदित्य ठाकरे की ग्रोथ के बारे में कोई शिकायत है। शिकायत है तो उद्धव ठाकरे का आजू बाजू जो 4 लोग रहते हैं, मिलिंद नार्वेकर हो, अनिल परब हो, विनायक राउत हो, ये जो 4 लोग हैं इनके, और ये लोग उद्धव ठाकरे तक पहुंचने नहीं देते, यही शिकायत है। आदित्य ठाकरे के बारे में कोई शिकायतें नहीं लगती, क्योंकि आदित्य ठाकरे जब बाला साहब ठाकरे थे तभी राजनीति में आए हैं, और ठाकरे फैमिली से कोई पहला मेंबर है जो चुनाव लड़के राजनीति में आया है, इसलिए उसके बारे में तो रिस्पेक्ट पूरा मुझे दिखता है। आदित्य ठाकरे के बारे में कोई तकरार नहीं दिखती मुझे। रोहित सर, यदि आदित्य ठाकरे के बारे में यदि हम चोरमोरे सर की बात को सही माने तो इसका मतलब शिवसेना का भविष्य है अगली पीढ़ी में भी। यदि ये लड़का इतना जहीन है, फोटोग्राफी भी करता है, अंग्रेजी में भी बात करता है, हिंदी में भी बात करता है, पार्टियों में भी जाता है, तो इसका मतलब भविष्य है शिवसेना का मुंबई में। जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने भी 30 साल से ज्यादा ये सब देखा है। किसी भी पार्टी को हम ये बोल नहीं सकते कि वो खत्म हो गई या कुछ ऐसा होता नहीं है। हम लोग जब कॉलेज के जमाने में हमने देखा कि इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद में जो लहर आई थी राजीव गांधी के फेवर में, तब तो बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद चुन के आए थे लोकसभा में, और तब से आज तक हम देख रहे हैं, अभी 30 साल हम भी काम कर चुके हैं मीडिया में, तो आज बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई। तो 30 साल ज्यादा नहीं होते देश के इतिहास में, लेकिन उतने समय में एक पार्टी कहां से कहां पहुंच सकती है। तो आज अगर एकनाथ शिंदे ये भी क्लेम करे कि 30 से ज्यादा 35, 37 जो भी है, 40 भी लोग अगर उनके साथ है, तो भी 20, 15, 20, 17 जो भी विधायक अगर शिवसेना के साथ है, वो आज अगर रहते हैं तो वो 15 से बढ़ के 20 होना अगले 10 साल में, 15 से बढ़ के 30 होना, 40 होना अगले 10-15 साल में, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। तो मुझे लगता है वी कैन नॉट राइट ऑफ एनीबॉडी, किसी को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन विजय जी की एक बात से मैं थोड़ा सा असहमत हूँ बाबा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि देखिए एकनाथ शिंदे बहुत खुश नहीं थे। उसकी 2-3 जो वजह है, उसमें से एक वजह आदित्य ठाकरे है। अच्छा। तो विजय चोरमाले की इस बात से मैं सहमत हूँ कि सामान्य शिव सैनिकों में आदित्य ठाकरे पॉपुलर है, ये बात सही है वो जो बोल रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे चाहते थे कि मैं अब नंबर 2 बनूं शिवसेना में, जैसे नारायण राणे चाहते थे कि मैं बाला साहेब के बाद मैं ही नंबर 2 बनूं, बाला साहेब नंबर 1 और मैं नंबर 2, ऐसा होना चाहिए। और उन्होंने 2005 में शिवसेना छोड़ी क्योंकि उद्धव ठाकरे लाए गए और उद्धव ठाकरे बाला साहेब के बाद उद्धव होंगे ये दिखने लगा, और उद्धव सब डिसीजंस लेते थे और नारायण राणे को सिर्फ हाँ बोलना पड़ता था हर चीज में। वही हिस्ट्री आज रिपीट हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जो ठाणे के प्रभारी है और ठाणे दूसरा गढ़ है शिवसेना का मुंबई के बाद, वो वहां से सब गार्नर कर रहे हैं, सपोर्ट सब कुछ कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि ये मुझसे बहुत जूनियर आदित्य है, वो वही सब डिसीजंस ले रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि क्या करना है। तो ये उनको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था। तो शिवसेना में आदित्य ठाकरे की पॉपुलैरिटी शिव सैनिकों में है वगैरह, वो ठीक है, लेकिन एकनाथ शिंदे को वो बात पसंद नहीं थी कि आदित्य ठाकरे को उनके ऊपर रखा जाए। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ये जो म्यूटिनी हुई है उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। तो रैंक एंड फाइल, नेताओं के रैंक एंड फाइल में आदित्य ठाकरे को लेकर के कुछ इफ एंड बट है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।